भैया मत परेशान तंग मत करो मम्मी को। इससे कहो ना, परेशान करता रहता है। अनमोल, अच्छा परेशान नहीं करूँगा, पर अभी मुझे कैंडी फ्लश चाहिए। अनमोल बेटा, आपके ऑलरेडी 2 दांत खराब हो चुके, जर्म्स हो जाएंगे। दशहरे पर सारी बुराइयां खत्म, जर्म्स भी खत्म। बेटा देखो, मम्मी आपको बहुत सही बात समझा रही है। आपके दांत खराब हो जाएंगे, इसलिए मम्मी की बात तो मानो ना यार। मानूंगा, पर आप मुझे दिवाली पर 60 शॉट दिला देंगे? अरे बेटा 60 शॉट तो क्या, मैं आपको ढेर सारे पटाखे दिलाऊंगा। यस बेटा अभी हम ऐसा करते हैं कि आप दोनों को घर के पास वाली रोड पर छोड़ देते हैं। मम्मी आपको सीधा घर ले जाएगी, छुटकी और दामाजी आते ही होंगे। मैं दुकान पर जा रहा हूँ, कमल भाई साहब के साथ जल्द से जल्द पहुँचता हूँ। ठीक है? ठीक है। 5 साल हो गया काम करते हुए यहाँ पर, लाख रुपए उधार भी दे सकते हैं। अब यही औकात है हमारी। उधार मांगा तो ऐसा चल रहा है जैसे लग रहा है कि पहाड़ टूट पड़ा। करते हैं यार। क्यों बड़बड़ लगा रखी है भैया? मालूम है ना कि सुरेश जी किसी को उधार नहीं देते। फिर अरे मालूम है, लेकिन आदमी की जरूरत भी तो देखनी चाहिए। घर की मरम्मत करानी है, पुताई कराए जमाना हो गया। ऊपर से बीवी से वादा किया था कि इस बार सोने के झुमके दिलाऊंगा दिवाली में। वो सोने की उसका तो मुंह छोटा सा हो जाएगा, खाना पीना छोड़ देगी 16 और 4 दिन बाद भी नहीं करेगी। अरे तो भैया बीवी है तुम्हारी, मना लेना उसे। कैसी बात कर रहे हैं? औरतों को तो आप जानते ही हैं, 30 त्योहार का मामला है। अच्छा सुनिए ना, आपके छोटे भाई हैं मालिक, आप कहेंगे तो आपकी बात नहीं टालेंगे। एक बार हमारे लिए कह दीजिए ना। नाम के बड़े भाई हैं हम। एक बार उधार मांगा था तो हफ्ते भर तक सुनना पड़ा था। छोड़ो यार ये सब, तुम है ना, ये मिठाई लो और जाओ दशहरा मनाओ, जाओ। अरे भाई क्या बातचीत चल रही है? भाई साहब हिसाब किताब हो गया पूरा? अरे मैं कर देता हूँ, बस अभी कर देता हूँ। ऐसा क्या है? अरे मैं दुकान पर से हटा नहीं, आपका दिमाग भी हट जाता है काम पर से। क्या है ये? नहीं, मैं वो ग्राहक आ गए थे। अरे अब क्या करोगे? दशहरा है, घर पे सब इंतजार कर रहे हैं। अरे निकलिए सब लोग, भाई दशहरा मनाओ जाकर। चलो चलो भाई, सब बंद करो, चलो। चुटकी छोड़ो ये सब, मैं कर लूंगी। जाओ तुम आराम से बैठो। केला खाएगा? ये ले। हाँ भाई साहब, बस ध्यान लगा कि काम किए, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ मेरा बेटा। हाँ बेटा, क्या हो बेटा, बोलो ना। हाँ होता है? हाँ? आज हमारे घर में ना चोरी हो गई पैसों की। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अंदर जाओ जाओ। क्या कह रही है? फिर से चोरी हो गई? धीरे बोलिए, सब यही है। वो मैंने ही कहीं हड़बड़ी में रख दी होंगी। अरे लेकिन छुपा क्यों नहीं हो? बताओ ना मुझे, क्या हुआ? वो मैंने चुटकी, अमन और विनोद जी के लिए लिफाफे बनाए थे, उसमें मैंने पैसे रख दिए थे। आकर देखती हूँ तो पैसे गायब हैं, तो दोबारा मैंने पैसे रख दिए और उन्हें दे दिए। होली पर भी चोरी हुई थी, हमने नौकरानी को निकाल दिया था। अब दशहरा में भी चोरी हो रही? मैं ना सबसे बात करके देखूंगा। अरे सुनिए, अनमोल के लिए इतने सारे गिफ्ट लाए और हमारे लिए क्या लाए मैंने से? हम देते 1 मिनट। हाँ, क्या कर रहे हैं आप ही के भाई बहन हैं, त्योहार का दिन है, आप उनकी तलाशी लोगे? कुछ तो सोचिए। पर ये क्या बात हुई? अपने हैं तो अपने घर में ही चोरी करेंगे? नहीं चलेगा ये। देखिए आपको मेरी कसम है, आप किसी से कुछ नहीं पूछेंगे प्लीज। पापा देखो ना, मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। जाओ यहाँ से, हम लोग बात कर रहे हैं ना, बाहर जाके खेलो। अरे अरे अनमोल, आओ खेलो। आओ गया उसको। अच्छाई पर बुराई की जीत, यही होता है दशहरे का अर्थ। अनमोल ने एक चित्र बनाया था और चाहता था कि सब उसे देखें, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। घर में बार बार होने वाली चोरियां एक दस्तक थी जो सुरेश ने सुनी तो थी, पर उसे खामोश रहना पड़ा। ये पहली गलती थी। एक मुजरिम की हिम्मत बढ़ाने का एक और मौका दे दिया था उसने। अनमोल बेटा, ये डाइनिंग टेबल अच्छे से समेटना, कुछ रह ना पाए। कहाँ रह गया अनमोल? कहाँ बच गया? अमन बेटा, अमन जी चाची, तुमने अनमोल को कहीं देखा क्या? नहीं, शायद बाहर खेल रहा होगा, जाओ जाकर बुलाओ, कहना कि मम्मी बुला रही है। ठीक है चाची। ग्लास दे दो, मैं रख हाँ, ठीक है। अनमोल, अनमोल, तुम लोगों में से किसी ने अनमोल को देखा क्या? हाँ भैया, मैंने देखा था, वो उधर जा रहा था। अरे अनमोल कहाँ है? आया नहीं अभी तक? नहीं। मैंने तो अमन को पौना घंटा पहले ही भेजा था लाने के लिए। क्या बात कर रही हो? हाँ। मैं देखता हूँ जाके। मैं भी आती हूँ आपके साथ।
अरे अमन बेटा, अनमोल कहाँ है? चाची जी मैंने अनमोल को सब जगह ढूंढ लिया, अनमोल मुझे कहीं भी नहीं मिला। अरे तूने ठीक से देखा नहीं होगा, आगे जाके देखना चाहिए था। चाचा जी मैं देखता हूँ अभी। ढूंढ लिया। तूने ठीक से देखा ना? हाँ चाची जी। हेलो 6 लाख रुपए तैयार रखना। अनमोल कल से वो जंगल के पास जो नई बिल्डिंग बन रही है उसके पास पाइप में रख देना। पुलिस के पास जाने की गलती मत करना, नहीं तो दशहरे की रात मातम मनेगा घर में। अनमोल, अनमोल बेटा, क्या हुआ? पुलिस में जाने की गलती बिल्कुल मत करना। मुझे मेरा अनमोल चाहिए, मुझे मेरा अनमोल चाहिए। आप कुछ भी कीजिए, मुझे मेरा अनमोल ला दो वापस। मुझे मेरा अनमोल चाहिए। अरे गीता, नहीं जाएंगे हम पुलिस के पास। हम सुबह पैसे देकर अपने अनमोल को वापस लेकर आएंगे। अरे हमें पैसा प्यारा नहीं है, हमें अपना अनमोल चाहिए। रुक, सब ठीक हो जाएगा, मैं लेकर आऊंगा ना, लेकर आऊंगा। संभल के जाना। हेलो। ऐसे रख दिए, हाँ रख दिए। मेरा बेटा, अब घर जाओ। हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाँ गीता बोलो। अनमोल कहाँ है अनमोल? ऊपर। कैसे तू? कैसे तू? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ? बोल ना मेरे बेटा। जब से आया है चुपचाप है, बहुत डरा हुआ है, कुछ बोलता नहीं है। बेटा डरना नहीं चाहिए। आइए तमाच। बेटा कौन था वो? कौन ले गया था वो? क्या तुम उसे जानते हो? बोलो मेरे बेटा। बेटा बेटा तुम बाहर गए, फिर क्या हुआ? कहाँ ले गया था तुम्हें वो? हाँ? बोल बोल मेरे बेटा, डर मत। वो मैं बाहर गया। तूने रावण को जलते हुए देखा? हाँ, शाम को ही देखा। पर रावण तो तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम थोड़ी रावण हो। रावण के 10 सिर होते हैं और रावण शर्ट पैंट नहीं पहनता। ये देखो, ऐसा होता है रावण। तो क्या हुआ अगर मेरे एक सिर है? तुम मुझसे जीत कर ये चॉकलेट नहीं ले सकते? अच्छा, जीत सकता हूँ। कैसे? अभी तो मैं चॉकलेट खा के ही रहूंगा। तो क्या हुआ, मैं चॉकलेट नहीं लेने दूंगा। ये अभी भी मेरे कब्जे में है। जीत गया। फिर आंखों पे पट्टी बंधी थी। वो आदमी मुझे लाइन याद करवा रहा था। माँ के पास जाना है? जाना है तो जो मैं बोलूंगा उसे अच्छी तरह से रट लेना, एकदम तोते की तरह। जितनी जल्दी रटोगे उतनी जल्दी घर जाओगे। जब फोन हाथ में दूंगा तो
वही बोलना जो मैंने कहा। बोलना 6 लाख रुपए तैयार रखना। 6 लाख रुपए तैयार रखना। कल सुबह। कल सुबह। फिर सुबह दोबारा फोन करने को बोला और हाथ पकड़ के बाहर लाया। बेटा, क्या उस आदमी की तूने शक्ल दिख रही? नहीं, वो हेलमेट पहना था। चल बेटा, तेरा घर आ गया। बेटा, क्या उस आवाज को पहचानते हो तुम? कोई पहचान वाला था? कौन था वो? बोलो। पता नहीं, मैंने पहले उसकी कभी आवाज नहीं सुनी थी। नहीं बेटा, डर मत बेटा, डर मत। तेरे पापा तेरे साथ है ना? तेरे पापा तेरे साथ है, तुझे कुछ नहीं होगा। कोई तुझे छू भी नहीं सकता। बस आराम कर। अच्छा बेटा, कोई कुछ नहीं पूछेगा आपसे। अनमोल घर तो लौट आया था। अनमोल के पिता ने किडनैपर की मांग पूरी कर दी थी, लेकिन कहीं ये उनकी दूसरी गलती तो नहीं थी। अनमोल पर इस घटना का बहुत बुरा असर पड़ा था। एक डर सा बैठ गया था उसके मन में। अब वो ना घर से बाहर निकलता था, ना दोस्तों के साथ खेलने जाता था। रात अचानक जाग उठता था और रोने लगता था। उसके माता पिता बेहद चिंतित थे। और फिर आई दिवाली की वो रात। क्यों अनमोल, है मजा आएगा? अरे वाह, लोगों ने तो पटाखे चलाने शुरू भी कर दिए। अरे भाई जल्दी करो भाई, पटाखे जलाएंगे। अरे ये लो, हमारे भी पटाखे आ गए। देखो बेटा, कितने सारे पटाखे हैं इसमें, है ना? देखो ये भी है। अरे वाह, ये फिरकी भी है। और 65 ओम का है। वो मैंने मना कर दिया दुकानदार को। क्यों? क्या एक पटाखा 1000 रुपए का था, इसलिए। तो क्या हुआ, 1000 रुपए का था? अरे मंगवाना चाहिए था ना। अरे मेरे बेटे अनमोल का फेवरेट है। ये ले 4000 रुपए और फटाफट जाकर लेकर आओ। जी चाचा। चलो जल्दी 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 जल्दी। चलो भाई, तब तक हम ये पटाखे जलाते हैं। जवान, हैप्पी दिवाली। देखी, पटाखों के लिए 4000 रुपए और बहन को दशहरे के लिफाफे में 1000 रुपए। अब भी ना छोड़िए, चलिए। हंसो अनमोल, हंस क्यों नहीं रहे हो बेटा? हंसो 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 हंसो। अरे ये देखो ये देखो 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 देखो। मजा आ रहा है ना? अभी हम आपके लिए 65 भी लेकर आए हैं। सारे आपके फेवरेट पटाखे लेके आओ। डरो नहीं डरो नहीं डरो नहीं। हाँ जलाओ जलाओ जलाओ। चाचा जी, हाँ 65। अरे वाह, अरे देखो मेरे बेटे का फेवरेट 65 आ गया। वो आ गया। अब तुम इसे खोलो, हम पहले अनार जलाते हैं। ठीक है, चलो आओ बेटा, आओ। डरते नहीं पहले अनार जलाते हैं। जलाते अनमोल एकदम चुप सा रहने लगा है, किसी से बातें नहीं करता, सिर्फ मिट्टू से बातें करता रहता है। कुछ दिन और लगेंगे उसे भाभी। हम कोशिश तो कर रहे हैं, देखते। चुटकी, मिट्टू है ना आवाज से घबरा जाएगा। मैं अंदर जाकर उसे ऊपर वाले कमरे में रख कर आती हूँ, तब तक तुम ये पकड़ो। हाँ मैं आती हूँ। भाभी भाभी, हाँ अंदर जा रहे हो तो मेरे लिए शॉल लेकर आइए ना। ठंड लग रही है? हाँ लाती हूँ। अरे मिट्टू, आवाज से डर रहे हो बेटा? रुको, मैं आपको ऊपर रख कर आती हूँ, ठीक है? कुछ नहीं होगा आपको। आ जाओ, आराम से आराम से। आपको यहाँ पर डर नहीं लगेगा, ठीक है? मिट्टू, आराम से रहना। हाँ आती हूँ मैं। और अब मेरे बेटे अनमोल का सबसे फेवरेट 60 साउंड फायर। ये देखो आपके लिए स्पेशल गिफ्ट। अब मेरे बेटा अनमोल इसमें आग लगाएगा। चलो 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 चलो, चलो ये खुश हो गया।
मेरा बेटा खुश हो गया। बेटा मैं तेरे लिए और लाऊंगा। मैं मम्मी को बता के आता हूँ। हाँ बेटा, हाँ मैं तेरे लिए एक और मंगवाता हूँ, एक और लेकर आओ। मम्मी, मम्मी, अरे आया नहीं मम्मी को लेकर अभी तक। अरे वो 65 बॉम्ब निकालना, 65 बॉम्ब निकाल। हाँ ठीक है चलाते चाचा हैं। जी। फूफा जी वो 60 साउंड देना जरा। अरे अनमोल तुम भी कहां रह गए? अरे यार तुम्हारा 65 तुम्हारा। अनमोल, 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 गीता, 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 अनमोल, अनमोल, गीता। दिवाली की रात हम दरवाजे खुले रखते हैं, घर के भी और दिलों के भी, ताकि अपनों का स्वागत कर सकें। लेकिन खुले दरवाजों से मुजरिम भी अंदर आ सकता है। जरा ध्यान हटा नहीं कि जुर्म दस्तक दे देता है। सर ऊपर पहले माले को। सर एक सेकंड। सर ये देखिए तिजोरी खाली है। मर्डर और रॉबरी। माफी चाहता हूं, आप उससे पूछताछ करनी होगी। जी मैं कमल, मैंने ही आपको फोन किया था। ये सुरेश है, मेरे छोटे भाई। इन्हीं की पत्नी और बेटे की मौत हुई है अभी। ये विनोद जी हैं, दामाद जी। ये हमारी छोटी बहन कुंजन, और ये मेरा बेटा है अमन। जब ये हादसा हुआ आप सब लोग कहाँ थे? हम लोग यही बाहर पटाखे छुड़ा रहे थे। बस अनमोल और उसकी माँ अंदर गए थे। आप सब लोग बाहर थे तो सिर्फ ये दो लोग अंदर क्या करने के लिए आए थे? वो मिट्टू है ना, पटाखों की आवाज से डर जाता है, तो भाभी उसे ऊपर के कमरे में यहाँ रखने आई थी। आप लोग किसी से दुश्मनी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। कोई धमकी भरा कॉल किसी को भी? किसी की भी किसी से कोई अनबन? दशहरा वाली रात। क्या हुआ था दशहरे वाली रात? मेरे बेटे अनमोल का अपहरण हुआ था। आपने पुलिस को खबर की थी? इंस्पेक्टर साहब हम बहुत डर गए थे। तो फिर क्या किया था आप लोगों ने? बस फिरौती देकर अनमोल को वापस ले आए घर। उसके बाद तो पुलिस के पास आ सकते थे। बहुत बड़ी गलती हो गई इंस्पेक्टर साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई। आप लोगों ने एक जुर्म पर पर्दा डाला और दूसरे ने दस्तक दे दी। पहले किडनैपिंग, उसके बाद रॉबरी और फिर मर्डर। सर देखकर लगता नहीं कि मर्डर का कोई प्लान था। कोई चोरी के इरादे से आया होगा और मार पीट देख लिया। मर्डर भी गला घोट कर किया गया, किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये किसी पेशेवर चोर का तो काम नहीं लगता। दशहरे की रात इसी बच्चे की किडनैपिंग हुई थी और आज ये मारा गया है। परिवार का हर सदस्य शक के घेरे में है। एक काम करो सर, सबकी कुंडली निकलवाओ, सुरेश की। क्या आपको लगता है किसी ने आपसे बदला लेने की कोशिश की? आपके किसी करीबी रिश्तेदार ने? जी इंस्पेक्टर साहब, हमारे रिश्ते किसी से इतने खराब नहीं थे। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। खून के रिश्तों में इतने जुर्म होते हैं जिसका अंदाजा नहीं है आपको। और आपकी धन दौलत को देखकर किसी को जलन न होती हो ऐसा भी संभव नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, रिश्तेदारों में जलन तो होती है, और मेरे परिवार के सब लोग मेरी तरक्की देखकर खुश नहीं थे। पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ हुआ जिससे किसी पे भी आपको शक हो?
सुरेश जी, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसमें रॉबरी भी इन्वॉल्व है। दशहरे वाले दिन वो जो शगुन के लिफाफे रहते हैं ना, उनमें से कुछ पैसे चोरी कर लिए गए थे। चोरी कर लिए गए थे मतलब? हमारे घर में आए दिन इस तरह की छोटी मोटी चोरियां होती रहती थी। इसी कारण हमने अपने घर की नौकरानी को निकाल दिया था काम से, लेकिन उसके बाद भी चोरियों का सिलसिला थमा नहीं। और हम इस बारे में अपने परिवार से बात करना चाहते थे, पूछना चाहते थे, लेकिन हमारी पत्नी ने हमें रोक दिया। क्यों? क्योंकि उसे अपने परिवार पर पूरा विश्वास था। उसे लगता था कि कोई इस तरह का काम हमारे परिवार में नहीं कर सकता, और उसी के पेट पर किसी ने खंजर घोंप दिया। नौकरानी को तो आपने निकाल दिया, बचे आपके परिवार के लोग। अपने परिवार के लोगों में से किसी पे भी आपको शक? मतलब कभी किसी ने पैसे की बात की हो, किसी को तंगी हुई हो, आपसे कुछ पूछा हो, मांगा हो और आपने मना किया हो, कोई भी ऐसी बात? विनोद ने अपने ऑफिस में पैसों की गड़बड़ी की थी और इस वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, और हम दिवाली वाले दिन उससे इस बारे में बात कर रहे थे। दामाद जी, क्या सोचा है आपने अपने बारे में? मेरा मतलब अपने फ्यूचर के बारे में। वैसे नौकरी छूटे हुए 2 महीने हो गए हैं और घर में बच्चा आने वाला है, कैसे चलेगा? अब चिंता करने से क्या होगा, ऊपर वाला है ना। वैसे आप देखिएगा, इधर हमारे घर में बच्चे का जन्म होगा और उधर लक्ष्मी मैया खुद चलकर हमारे घर के चौखट पर कदम रखेंगे। अच्छा। बड़ी सॉलिड प्लानिंग्स हैं हमारे पास, बस मौका मिलते ही चौका मार देना है। दिवाली की उस रात जब ये घटना हुई, विनोद कहाँ था? हम सब और विनोद घर के बाहर पटाखे फोड़ रहे थे। ये विनोद रहता है कहाँ है? दरवाजा खोलो। खोलता हूँ भाई। विनोद जी। तलाशी लो घर की। लेकिन तलाशी किस लिए? पुलिस क्यों आई है? मुझे क्या पूछने पे कुछ बता भी नहीं रहे ये लोग। तुमने फिर से कुछ किया है क्या? सच सच बोलो। पागल हो गई क्या है? अरे किसके सामने क्या बोलना है, कुछ सोच समझ के बोला करो। दिल का ताड़ बना देते हैं ये लोग। तुम पुलिस वालों को अभी जानती नहीं हो। हाँ, सर वो बाथरूम है, वहां कुछ नहीं है सर। क्या है ये? सर आप जो समझ रहे हैं सर, ले चलो इसको। सर मेरी बात सुनिए सर आप जो समझ रहे हैं सर वो नहीं है सर। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है सर। मैंने वो पैसे अपने ऑफिस से उठाए थे। आप जानते हैं ना, हमारे वाइफ की डिलीवरी होने वाली है। मैंने अपने बच्चे के लिए वो पैसे उठाए थे। तुमने ऑफिस में क्या दान पुण्य किया ये तो पता है हमें। सर थोड़ा बहुत हेरा फेरी तो सब लोग करते हैं ना सर, पर मैं पकड़ा गया, मेरी नौकरी चली गई सर। पर मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा के कह सकता हूँ सर, ना मैंने अपहरण किया, ना मैंने चोरी की, और ना ही मैंने अपने सहरज और उसके बच्चे को मारा है सर। एक जुर्म तो तुमने किया है हेरा फेरी का, अंदर तो रहोगे चंद रोज, बाकी जुर्मों का कच्चा चिट्टा तुम निकलवा ही लेंगे। सर क्या रिपोर्ट? सर मैंने विनोद का बैंक अकाउंट चेक किया, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ नहीं दिख रही सर। उसका कॉल रिकॉर्ड्स भी देखे मैंने, लेकिन कोई शक की गुंजाइश नहीं है सर। उसने अपने सभी कॉल्स अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को ही किए हैं। एक काम करो, उसको छोड़ दो। सर अपहरण वाले केस में सुरेश को जिस नंबर से फोन आया था, उसका सिम कार्ड फर्जी पेपर से लिया गया था, और यह नंबर दशहरे के दूसरे दिन से ही बंद है। यह है सुरेश का घर, और ये वो जगह है जहां फिरौती की रकम रखी गई थी। इन दोनों जगहों के बीच का जो फासला है वो तकरीबन 30 मिनट का है। लेकिन इस केस में फिरौती की रकम रखी गई, फोन आया, और 20 मिनट के अंदर ही बच्चे को उसके घर पहुंचा दिया गया, मतलब 10 मिनट पहले। सर इससे तो ये लग रहा है कि इस कांड में 2 लोग शामिल थे। एक वो जिसने सुरेश पे नजर रखी और पैसे का बैग उठाया, और दूसरा वो जिसने बच्चे को 20 मिनट के अंदर उसके घर पहुंचा दिया। राइट। सुरेश के घर के आसपास 20 मिनट के फासले पे उसके पहचान का जो भी है उसका पता लगा। उसके दुकान में भी पूछताछ करो। जी सर। सुरेश जी के घर के आसपास 20-30 मिनट की दूरी पे कौन कौन रहता है? सब मेरा घर तो उनके घर से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पे है। आपने मेरा सवाल ठीक से सुना नहीं शायद। उनकी फैमिली, रिश्तेदार या दुकान में काम करने वालों में से कोई? साहब जी, वो राजेश सेठ जी के घर से 20 मिनट की दूरी पर रहता है। आप कौन? साहब जी, मैं लता यहीं पर काम करती हूँ।
दशहरे वाले दिन उसकी बहस भी हुई थी साथी से पैसों को लेके। सेठ जी, कुछ जरूरी बात करना था आपसे। हाँ तो बोलना। सेठ जी सोच रहे हैं कि इस बार दिवाली में घर की मरम्मत करवा लेते। बहुत खस्ता हालत हो गई है। करवा लो भाई, करवाना चाहिए, लेकिन खर्चा बहुत आएगा। हाँ वही तो, कम से कम 1 लाख रुपए तक का आएगा। तो सोचा कि आपसे उधार मिल जाता तो। उधार मतलब एडवांस। ये क्या लिखा है? उधार प्रेम की कैंची है। तो काहे प्रेम खत्म कर रहे हो भाई? नहीं है उधार उधार। अब काम आप क्या करते हैं तो कहाँ जाएंगे? अब जरूरत पड़ेगी तो आदमी आप ही के पास आएगा ना। और वैसे भी हम उधार मांग रहे हैं, चुका देंगे, किश्तों में काट लीजिएगा आप तनख्वाह से। तो किश्त देगा? तनख्वाह कितनी है तेरी? 5,000, 10,000 का किश्त देगा? हाँ, अरे काम करवाना है, मरम्मत करवानी है तो जोड़ो पैसा। हमारी मरम्मत काहे कर रहे हो भाई? मैं नहीं दे सकता उधार उधार। इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं आपके यहाँ, इतना भी विश्वास नहीं हम पर? चुका देंगे ना, कह रहे हैं हम। अरे विश्वास की बात कर रहे हो? विश्वास तो हम अपने भाई पे भी नहीं करते हैं। बताओ कभी उधार दिया हो तो? और तुम्हें देंगे? कोई उधार उधार नहीं है, काम करो जाके अपना। राजेश कहाँ है अभी? आज काम पर नहीं है? नहीं साहब, दशहरे के बाद से तो वो काम पे आया ही नहीं। एड्रेस दो उसका। खोलो। राजेश, लेकिन किया क्या हमने? जी साहब, पैसे तो उधार मांगे थे हमने, और कुछ ज़रूरत थी, गांव भिजवाना था बीवी के पास। उन्होंने पैसे देने से मना किया तो तूने उनके बच्चे को उठा लिया। ऐसी बात कर रहे हैं आप? हम ठहरे नौकरी पेशे वाले आदमी, हमारी क्या औकात इस तरह का काम करें? और वैसे भी जिस थाली में आदमी खाता उसमें छेद करेगा क्या भला? आप ही बताइए साहब। तूने कहा तू शादीशुदा है ना? जी। तेरी बीवी कहाँ? जी बीवी तो गांव में है। अरे गांव कहाँ? भोपाल। अरे भोपाल गांव नहीं है, गांव कहाँ? जी भोपाल के पास भावरी गांव पड़ता। चल पता लिखा। साहब मेरी बात सुनिए, बीवी का पता लेके क्या करेंगे आप? मैं सच कहता हूँ, हमारा इस हत्या अपराध से कोई लेना देना नहीं साहब। हम नाक की सीट में चलने वाले आदमी साहब। तेरे नाक में नकेल डालने का टाइम आ गया, समझा? तू देखे जाए इसको। साहब हमारी बात सुनिए, पता लिखवा। सच कह रहा हूँ, देखिए वहाँ पे इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा। और हाँ, भोपाल पुलिस को कांटेक्ट करो और उनको इन्फॉर्म करो। इसकी बीवी से पूछताछ करने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। सर। तुम्हारी बीवी ने ये झुमके और ये पैसे दोनों वापस कर दिए। बोला आराम की कमाई नहीं चाहिए। अब बोल। ये चीज़ और रुपए हमें भिजवाए थे साहब, पर चोरी करके नहीं। चोरी करते तो मालिक छोड़ते हमको। दशहरे के दिन तूने उधार मांगा था ना उनसे, उन्होंने मना कर दिया। फिर 2-4 दिन में तुमने ऐसा क्या किया कि इतने पैसे आ गए कि तुमने झुमके भी खरीद लिए और घर की मरम्मत के लिए पैसे भी भिजवा दिए? ब्याज पे उठाए थे साहब। किसे लिया था ब्याज? साहब अपहरण हम ही ने किया था साहब। बच्चे को उठा के अपने घर पे रखा था साहब। सोचा कि सीधे तरीके से नहीं तो उंगली टेढ़ी करके पैसे ले लेंगे। जब 6 लाख तुझे मिल गए तो बच्चे को क्यों मारा? हमने नहीं मारा साहब, खून उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमने तो सिर्फ बच्चे को उठाया था। खून किसने किया हमें नहीं पता साहब, मैं सच कह रहा हूँ। बल्कि दिवाली की रात तुम अपने पड़ोसी के घर पर थे। इसके पड़ोसी से पता करो, और अगर ये झूठ बोल रहा है तो पूरी रात इसकी खातिर करना। देख, झूठ बोलकर तो छूट नहीं सकता। हमें ये तो पता है कि तेरे साथ कोई और भी शामिल था। एक ने बैग उठाया और दूसरे ने बच्चे को घर पर पहुंचाया। दूसरा कौन है? कोई नहीं था साहब। विनोद था? नहीं साहब। उंगली टेढ़ी करके तो मैं ये पता करवा ही लूंगा, समझो? तो हमने किडनैपिंग का केस तो सॉल्व कर लिया। इसमें राजेश इन्वॉल्व है। आपने उसे उधार देने से मना कर दिया था, इस बात का उसने बदला ले लिया। लेकिन इस केस में एक और आदमी इन्वॉल्व है, और वो विनोद नहीं है। विनोद की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है और दोनों ही केसेस में वो क्लीन चिट है। और जहां तक आपकी पत्नी और आपके बच्चे के मर्डर का सवाल है, राजेश उसमें भी इन्वॉल्व नहीं है,
क्योंकि उस रात वो अपने दोस्तों के साथ घर के पास पार्टी कर रहा था। सरिता, अगर ये नहीं खा रहा है तो कुछ और खिलाओ ना इसे। साहब, सब कुछ खिलाने की कोशिश करके देख चुकी हूँ, कुछ भी नहीं खा रहा। अरे किचन में कुछ और होगा ना, लेकर आओ प्लीज। जी साहब। जब से गीता और अनमोल गए हैं, इस मिट्टू ने भी कुछ खाना बंद कर दिया। वो मिट्टू है ना, पटाखों की आवाज से डर जाता है, तो भाभी उसे ऊपर के कमरे में यहाँ रखने आई थी। सुरेश जी, आपके कहने का मतलब है कि जब से आपकी पत्नी गुजरी है ये सदमे में है? जी, मैं इसको कुछ खिलाने की कोशिश करता हूँ, वरना ये तो भूखा ही मर जाएगा। यादव सर, डॉक्टर सक्सेना, वेटनरी डॉक्टर, उनसे कांटेक्ट कहो मुझे उनकी मदद चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या यह संभव है कि कोई तोता किसी से इतना इमोशनली अटैच हो जाए कि अगर उस आदमी की मृत्यु हो जाए उसके सामने तो खाना पीना छोड़ दे? यस, दैट्स पॉसिबल। तो डॉक्टर साहब, क्या यह भी संभव है कि उस तोते के सामने अगर उस खूनी को लाया जाए तो वो उससे पहचान ले, या ऐसी कोई हरकत करे जिसे हमें पता चल जाए कि उसने पहचान लिया? आपको जानकर हैरानी होगी कि तोते का आईक्यू जो होता है वो 5 साल के बच्चे की तरह होता है। वो बिल्कुल उसी तरह से रिएक्ट करेगा जैसे कि एक 5 साल का बच्चा रिएक्ट करता है। वो डरा सहमा सा भी हो सकता है या फिर गुस्से में भी। मतलब ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल। दिवाली की रात आप 10 से 11 के बीच में कहाँ थे? सर, हम घर के बाहर सबके साथ पटाखे जला रहे थे। आप किसी से भी पूछ सकते हैं सर। ठीक है जी। दिवाली की रात तुम कहाँ थे 10 से 11 के बीच में? सर घर पर ही था। सर तोते ने तो पहचान लिया, तो उसे अभी अरेस्ट क्यों नहीं किया उन्हें? नहीं, मुजरिम कौन है ये हमें पता है, लेकिन कोर्ट तोते की गवाही को सबूत के तौर पर नहीं मानेगा। उसके लिए चाहिए हमें पुख्ता सबूत, और ये सबूत हमें वो तोता लाकर दे सकता है जो हमारी कैद में है। उड़ा देते हैं उसे। कहते हैं ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, और अक्सर ऐसा ही होता है। कहानियों में तो तोते बोलते हैं, लेकिन यहाँ इस केस में एक ही चश्मदीद गवाह था, और वो था घर का तोता, और उसने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा दे दी। हालांकि पुलिस जानती थी कि तोता कोर्ट में गवाही नहीं दे सकता। अब उन्हें चाहिए था वो सबूत जिससे असली मुजरिम को पकड़ा जा सके। चलो बाहर, तुम्हारी जमानत हो गई। हमें पता था तुम कुछ ना कुछ करोगे हमारी मदद के लिए। क्यों हमेशा ये उल्टे सीधे काम करते रहते हो? तो मालूम है गांव तक पुलिस आ गई थी, कितनी चिंता हो रही थी मुझे। काहे तुम फालतू का टेंशन ले रही हो? कुछ नहीं होगा हमें, तुम चिंता मत करो। आराम से घर चलते हैं, घर चलकर बात करते हैं, ठीक है? भैया साइड में रुकना जरा। भैया भैया फोन होगा आपके पास? एक अर्जेंट फोन करना था, शायद दीजिए ना। हेलो, राजेश बोल रहे हैं। बेटा तुम तो बहुत बड़े उस्ताद निकले हैं। 2 मर्डर किया और सारा माल अकेले डकार लिया। हम जाके पुलिस को बता देते हैं कि किडनैपिंग में तुम भी शामिल थे, फिर आगे तो खुद ब खुद पुलिस उगलवा लेगी। सोच लो, 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, 2 घंटे में मिलते हैं तुमसे। लीजिए भैया, थैंक यू, चलिए। ये रहा, यही वो निशान है जहां पर मैंने रुपया और सारा गहना छुपाया था। किधर?
ये रहा। एक तोते ने तेरी पोल खोल दी है, समझा तू? अब तोते की तरह तू बोलना शुरू कर। पहले अपहरण से शुरू करते हैं। तेरा क्या रोल था उसमें? अबे तेरा क्या रोल था उसमें? सर 1 महीने पहले की बात है, मैं पापा से मिलने के लिए दुकान में गया था। क्या है ये? ध्यान कहाँ रहता है आपका? सीधा सीधा 5,000 रुपए की चोरी दिखाई दे रही है। अगर आपकी जगह कोई और होता ना, तनख्वाह से पैसे काट लेता मैं। अरे आप मेरे भाई हैं इसलिए मैं छोड़ देता हूँ, परिवार वाले हैं। ध्यान से काम कीजिए। देखिए देखिए कहां से गायब हुआ, देखिए यहाँ पर, देखिए आप। क्या हुआ, बहुत गुस्सा आ रहा है आपको? देखो राजेश, तुम अपने काम से काम रखो, समझे? सबक सिखाना चाहेंगे अपने चाचा जी को? करेंगे क्या? आपके चाचा जी की जान बसती है उनके बच्चे में। हम उनके बच्चे को अगवा करेंगे। और फिर दशहरे की रात हम लोगों को मौका मिल गया। हेलो राजेश, जहाँ मार्केट खत्म होती है ना, वहाँ पर पीछे एक सुनसान गली है। वहाँ पर अनमोल अकेला जा रहा है और ये हमारे लिए अच्छा मौका है। हाँ हेलो, मैं बोल रहा हूँ, पूरे 6 हैं मेरे पास। प्लान कामयाब हो गया हमारा, मिलकर आधा आधा कर लेंगे। हाँ, सोचा था एक ही झटके में 3 लाख हाथ लग गए। बहुत खुश था मैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अमन भाई, इस बार आपने तो दिवाली करवा दी हमारी। ये लीजिए आपका हिस्सा। कितने? 50-50 में बात हुई थी ना? अरे भाई किया क्या आपने? हाँ, प्लानिंग हमने की, अपहरण हमने किया, आपने क्या किया? सिर्फ फोन करके इतना बताया ना कि लड़का घर के बाहर है और अकेला है, तो उसके लिए 50,000 बहुत है। देखो राजेश, दगाबाजी कर रहे हो तुम मेरे साथ। एक मिनट। क्या बोला? दगाबाजी कर रहा हूँ? हाँ कर रहा हूँ। तो क्या करोगे? पुलिस में जाओगे? कंप्लेन दर्ज करोगे? जाओ, ले फोन कर, ले पुलिस को फोन कर। अरे बोलना, क्या बोलेगा? हाँ? कि तूने अपने चचेरे भाई के अपहरण की साजिश रची, उसमें साथ दिया? राजेश ने धोखा दिया था मुझे, फिर मैंने सोचा अब की बार जो करना है अकेले ही करना है। मिट्टू आराम से रहना। हाँ आती हूँ। अमन, ये गहने पैसे तुम चोरी कर रहे थे? नहीं चाची, तुम चोरी कर रहे थे? उसके बाद मैंने वो चोरी का सारा रुपया गहना जंगल में छुपा दिया और वहाँ पर एक निशान भी बना दिया ताकि मुझे याद रहे। और फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ समय तक चुप रहता हूँ जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता, और उसके बाद चोरी के सारे रुपये गहने लेकर वापस दिल्ली चले जाऊंगा और वहीं पर अपना कोई धंधा खोल दूंगा। तुम्हारी लालच ने तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी।
तुम्हारे चाचा का घर भी उजाड़ दिया। अमन और राजेश दोनों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी गई है। दोनों पर अपहरण, सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के चार्जेस लगे हैं। अमन पर हत्या के चार्जेस भी लगाए गए हैं। फिलहाल दोनों जुडिशियल कस्टडी में। इस जुर्म की कहानी की जड़ में एक ऐसी इंसानी भावना है जो ज्यादातर इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है, और वो है लालच। लालच एक ऐसा कुआं है जिसमें एक बार उतरो तो फिर बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। आप गहरे और गहरे उतरते जाते हैं, विवेक की रोशनी कम होती जाती है और हाथों से जुर्म होते जाते हैं। परिवार में किसी एक सदस्य की तरक्की से दूसरे को जलन, ये कोई नई बात नहीं है। ईर्ष्या भी है तो मानवीय भावना ही, लेकिन ईर्ष्या का सकारात्मक परिणाम भी तो हो सकता है कि आप अपनी तरक्की के लिए कोशिश करें, मेहनत करें, ना कि दूसरे की मेहनत की कमाई को छीनने के लिए जुर्म करें। अमन के सामने ये दोनों रास्ते थे, लेकिन उसने शॉर्टकट ढूंढा। उसे जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए था, लेकिन अंत में उसके हाथ कुछ नहीं लगा, बल्कि उसके हाथों दो खून हो गए। सुरेश के अपने भाई और अपने कर्मचारियों के प्रति बर्ताव को शायद हम गलत कह सकते हैं, लेकिन उसके बदले में राजेश और अमन ने जो किया उसे कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। हम अक्सर कहते हैं कि लालच बुरी बला है, और यही इस कहानी का सबक है कि इस बला से जितनी दूर रह सकें उतना अच्छा है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.